नमस्ते, मैं सायशा जागीर वॉरिक इंडिया फोरम के पर्सपेक्टिव जर्नल की को-एडिटर हूँ। विफ विचार के इस नए एपिसोड को होस्ट करते हुए मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो आज भारत के सबसे प्रभावशाली वकीलों में से है। इन्होंने हाल ही में एक 8 साल की जंग को जीतकर 2012 में हुए निर्भया रेप केस के गुनहगारों को इंसाफ तक लाया। एडवोकेट सीमा कुशवाहा जी। सीमा जी ने ये जंग जीतकर एक ऐसा ऐतिहासिक निशान ही नहीं छोड़ा, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के भविष्य को भी आकार दिया है। इन्होंने निर्भया के माता-पिता के साथ इस जंग को जीता और अक्सर इन्हें निर्भया की आवाज भी कहा जाता है। आज हम उनके इस कानूनी सफर के बारे में और बातचीत करेंगे। नमस्ते सीमा जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का, अपनी बात रखने का मौका दिया। जी तो चलिए हम शुरू करते हैं। जी मेरा पहला सवाल है कि इंडिया टुडे के साथ हुई एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि इस केस को बहुत डिले किया था और सिस्टम की नेग्लिजेंस इसका कारण थी। क्या आप हमें इस बारे में विस्तार में बता सकती हैं? और आपके हिसाब से लीगल सिस्टम को ऐसी क्या स्टेप्स लेनी चाहिए ताकि ऐसी घटना को दोहराया ना जाए? ओके। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो हमारा इंटरव्यू था, या जो मैं एलिगेशन लगाए कि सिस्टम की नेग्लिजेंसी, उसके पीछे जो मेन कारण था कि गवर्नमेंट को, जो हमारा सिस्टम है, उसको जो वर्क ऑटोमेटिकली करना चाहिए था। निर्भया केस फास्ट ट्रैक कोर्ट केस था। ये इसकी सारी प्रोसीडिंग फास्ट होंगे। अगर मैं जितना भी प्रोसीजर है, प्रोसीजर लॉ की बात करें, तो हार्डली इस केस को हाफ एन 1 ईयर में फाइनल उनकी हैंगिंग हो जानी चाहिए थे। निर्भया को जस्टिस मिल जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। जब ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फाइनल होता है, हाई कोर्ट कंफर्म करता है उनके डेथ सेंटेंस को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये केस करीब 1.5 साल तक पेंडिंग रहता है। और मेरे बार बार वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लिस्टिंग कराने के लिए मैं एप्लीकेशन मूव कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस केस की हियरिंग हो। बट वहां से मुझे एक ही आंसर मिल रहा था कि और भी जो केस नंबरिंग होती है केस की, कि जो केस पहले आया उसको हम पहले सुनेंगे, जो बाद में फाइल हुआ उसको बाद में सुनेंगे। तो इस अगर हम चीज को काउंट करें तो 2021 में ये केस सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट होता, मतलब हियरिंग के लिए लिस्ट होता, सुनवाई होती। तो फिर जब 21 में जब ये लिस्ट होता, तो जो सुप्रीम कोर्ट के अपने ही बहुत सारे ऐसे वर्डिक्ट हैं जिसमें उन्होंने जो मैटर्स 8 साल से ज्यादा के हो गए, जो भी डेथ सेंटेंस कन्विक्टेड जो हैं, वो अगर 8 इयर्स तक प्रिजन में हैं, उसके बाद अगर उनको डेथ वारंट इशू किया गया है और हैंगिंग होनी है, तो उन्होंने एक ग्राउंड बनाया है इसको डिले को, कि अगर किसी को आपने डेथ सेंटेंस से अवॉर्डेड किया है और विद इन 8 ईयर उसकी हैंगिंग नहीं हुई, तो फिर वो इसको डिले का ग्राउंड बनाएगा और डेथ सेंटेंस को कम्यूट करा लेगा। तो निर्भया केस में भी ऐसा ही होने वाला था। बट मैंने जब लिस्टिंग कराने के लिए बार बार मैं सुप्रीम कोर्ट जाती रही, बार बार मैंने मेंशनिंग के लिए अप्रोच किया, और मैंने कोर्ट को यही बोला जो रजिस्ट्री की, ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको फास्ट ट्रैक करेंगे, हाई कोर्ट लेवल पे करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये पेंडिंग है, तो ये कंप्लीट जस्टिस नहीं है। इसको हर अथॉरिटी पर फास्ट ट्रैक होना चाहिए, तब फिर जाकर के ये ऑलमोस्ट हाफ एंड 1 ईयर तक ये उसके बाद लिस्ट होता है। तो इसमें जो नेग्लिजेंसी है वो जुडिशरी की है, क्लियर। उसके पहले
जो हमारा सिस्टम है, क्योंकि जब भी इस तरीके के कोई क्राइम्स होते हैं जो आईपीसी जिनमें सेक्शंस अप्लाई होते हैं, या स्टेट के खिलाफ जो भी होते हैं, मर्डर हो गया किसी का, या 307 के केसेस हो गए आईपीसी के, वो सब स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। तो इसमें जो प्राइमरी ड्यूटी होती है वो स्टेट की होती है कि वो इनिशिएटिव लें। बट एज ए प्राइवेट काउंसिल मैं सुप्रीम कोर्ट में जाती रही और स्टेट यहाँ साइलेंट था। राज्य को बिल्कुल भी ये नहीं था, इस तरीके से उन्होंने नहीं सोचा कि हमारे देश की कैपिटल में एक बच्ची के साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ। पूरे देश, भारत ही नहीं विश्व में भी ये एक लोगों को निगेटिव मैसेज गया कि इंडिया जो है वो फीमेल के लिए सेफ नहीं है। दिल्ली कैपिटल मतलब दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल है, इस तरीके से लोग स्टेटमेंट देने लगे। उसके बाद इतनी नेग्लिजेंसी, तो फिर वो जो गर्ल्स के जो विमेन सेफ्टी के लिए जो डिबेट डिस्कशन स्टार्ट हुए थे, या निर्भया के साथ क्राइम होने के बाद जो भी आपने लॉ में अमेंडमेंट किया, या आपने बहुत सारी कमेटी बनाई जिसमें एक वर्मा कमेटी थी, वो सब तो मीनिंगलेस हो गया कि उस बच्ची को आप जस्टिस नहीं दिला पा रहे हैं। और वो इसलिए कि कोई भी सेंसिटिव नहीं था, कोई भी इसमें एक्टिव नहीं था। और तो इसीलिए मैंने एलिगेशन लगाए, और इससे मैं पूरी तरीके से आज भी मैं कहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने, हमारी जुडिशरी ने प्रॉपर इनिशिएटिव लिया होता तो निर्भया के शायद जो भी कन्विक्टेड, जिनको 2020 में हैंगिंग हुई है, उनका 2014 में ही हो जाना चाहिए था। जी। तो फिर डिफेंडेंट के जो लॉयर थे एपी सिंह, वो कोर्ट में बहुत आक्रामकता से अग्रेसिवली पेश आते थे और उन्होंने निर्भया तक के बारे में बहुत कठोर शब्द कहे थे। ये बहुत क्लियर है कि आपके और उनकी सोच में बहुत अंतर है, आपके माइंडसेट्स कंप्लीटली डिफरेंट हैं। पर इस दौरान आपका कोर्ट रूम के बाहर कैसा रिलेशनशिप था, और उनके द्वारा दी गई सबसे कठिन आर्ग्यूमेंट क्या थी जिसका सामना करना आपके लिए मुश्किल रहा? देखिए, जब ये मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था तो इसमें जो गवर्नमेंट लॉयर थे वो इस केस को देख रहे थे, और प्राइवेट काउंसिल निर्भया के पेरेंट्स ने नहीं किया था। बट ड्यूरिंग ट्रायल मैं कोर्ट जाती रही और निर्भया के पेरेंट्स से मैं कांटेक्ट में थी। मुझे लग रहा था कि शायद इतना जब डिबेट और डिस्कशंस हुए हैं और फास्ट ट्रैक किया गया है तो हार्डली हाफ एन 1 ईयर में ये डिसाइड हो जाएगा और उनकी हैंगिंग हो जाएगी। एपी सिंह जो है उनके बारे में मैं बात करूंगी कि मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करती हूँ, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात है। क्योंकि जो पैट्रियटिक माइंडसेट है वो पूरे हमारे सिस्टम को, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, जुडिशियल सिस्टम हो, या फिर रिलीजियस जो भी चीजें हों, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हो, या हमारे सोसाइटी का जो कल्चर है, वो सब पैट्रियट की माइंडसेट से रेगुलेट हो रहा है। इसीलिए एपी सिंह, जब निर्भया के साथ ये क्राइम हुआ और इनके हाथ में ये केस आया, तो इनका कहना था कि अगर निर्भया की जगह मेरी बेटी होती तो मैं इसको पेट्रोल डाल करके आग लगा देता। जो पर्सन, आप सब ही जानते हैं कि एज ए ह्यूमन, अगर आप फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हो, अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हो, तो एक बच्चे के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। बट ये अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को मार देने की बात कर रहे हैं, निर्भया पर एलिगेशन लगा रहे हैं। क्या निर्भया को राइट नहीं था कि वो 8:30 नाइट में अपने घर के बाहर, मैं तो 8:30 की नहीं, मेरा तो अपना ओपिनियन है और मेरा अपना ही नहीं, मुझे लगता है वर्ल्ड की हर विमेन आज चाहती है कि उसका भी इक्वल राइट है। अगर उसको नाइट में किसी से भी बाहर निकलने पर डर है, फेयर है, तो वो किससे है?
वो मेल पर्सन से है, उनकी वजह से वो नाइट में निकलना गलत। नाइट में फीमेल अगर निकल रही है, उससे इनसिक्योर वो है मेल पर्सन के वजह से। और वही मेल पर्सन ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि नाइट में फीमेल को बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अगर वो जो लोग एलिगेशन लगाते हैं वो ये इंश्योर करे ना कि देश की या कहीं की भी बेटी रात में क्या दिन में फ्री मूव कर सकती है, ये मेल पर्सन की तरफ से उनके अगेंस्ट क्राइम नहीं होगा। बट ऐसा तो नहीं होता है, हर तरीके से मेल अपने आप को जस्टिफाई कर लेता है। और वही इस केस में एपी सिंह कर रहे थे। फैक्चुअल जब डिबेट डिस्कशन होते थे, जो लॉ पर डिबेट डिस्कशन होते थे, मुझे पता था कि ये किसी भी हाल में नहीं बचेंगे। मैंने इस केस में एपी सिंह को एक ग्रिप में, लॉ के तहत मैंने उनको ग्रिप में ले लिया था। पहली चीज की निर्भया केस 8 इयर्स तक वो प्रिजन में नहीं थे, उनके कन्विक्ट। अंडर 7 ईयर ही मैंने एप्लीकेशन मूव कर दी कि इनको हैंग किया जाए। उनका कहना था एपी सिंह का कि अभी इनके पिटीशंस बाकी हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट एक हुआ था वो हुआ कि जब इनका डेथ सेंटेंस का वारंट इशू होना था कि इनको किस डेट में हैंग किया जाएगा। तो जब एपी सिंह आर्गुमेंट कर रहे थे तो उनका कहना था कि नहीं, अभी हमारे पास राइट है। तो उस दिन काफी हमारा कोर्ट में, जज को तो मैं उनके सामने आर्गू रही थी, बट इनके साथ भी हमारा काफी एपी सिंह के साथ आर्गुमेंट ऐसे हो गया कि वो मेरे पे चिल्लाने लगे। और इवन कि उनका एक दोस्त लॉयर था एमएल शर्मा, तो वो तो बिल्कुल कोर्ट में, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो उसने मतलब मेरे बॉडी को उसका हैंड टच हुआ, तो मैंने भी उसको फिर अपना नी से उसको मार दिया साइड में कि ऐसे आप कैसे टच कर सकते हो, राइट। हम किसी बच्ची के लिए फाइट कर रहे हैं जिसको इतना डिस्ट्रॉय किया गया है, और हमको ही आप मतलब अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो कि आप कहीं पर भी आपकी बॉडी मेरे से टच होगी तो मैं सहम जाऊंगी, मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगी। तो मैंने जब रिएक्ट किया तो उसका कहना था कि मतलब फीमेल होने का बेनिफिट उठा रही हूँ। मैंने कहा आप मेल होने का उठाइए ना, रोका किसने है। तो मेरी फिर आर्गुमेंट रही एपी सिंह को, जब मैंने ये बोला कोर्ट में कि जज साहब, ये जो एपी सिंह हैं, इन्होंने विनय शर्मा, इन चारों कन्विक्टेड में से एक जो विनय शर्मा था, सबसे पहले उसकी मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गई, बट एपी सिंह ने उसको जानबूझ करके एक ग्राउंड बनाने के लिए विनय शर्मा का उस पर सिग्नेचर नहीं कराया कि अगर हम सिग्नेचर नहीं कराएंगे तो हम इसको विड्रॉ करेंगे और अगेन फाइल करेंगे, तो इस प्रोसीजर में भी करीब 2 मंथ्स लग जाएगा। तो मैंने कोर्ट को यही बोला कि अगर एपी सिंह मर्सी पिटीशन पे अपना सिग्नेचर कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट का वो जानबूझकर नहीं करवा रहे हैं, या एक लॉयर जो इतना नेग्लिजेंसी कैसे कर सकता है जिसके क्लाइंट की हैंगिंग होनी है। तो उस पर वो काफी भड़क गए, बोले मेरी मर्जी नहीं थी, वो मेरे क्लाइंट की मर्जी थी। तो मैंने कहा आपकी मर्जी में इसलिए बोल रही हूँ कि आप ऐसा काम कर रहे हो। और जज साहब को जब भी, एक इसमें बृंदा ग्रोवर जी थी, वो सुप्रीम कोर्ट की काफी सीनियर लॉयर हैं, तो उनका कहना था कि अभी भी उनके राइट्स अभी बचे हुए हैं, लेकिन जो लॉ कहता है वो कहता है कि अगर किसी की कहीं पर कोई पिटीशन पेंडिंग नहीं है किसी डेथ रो कन्विक्ट की, तो उस केस में कोर्ट डेथ वारंट इशू कर सकता है। तो इसके कई केस लॉ थे, उसका मैंने रेफरेंस दिया। और कोर्ट को जब एक्चुअली मैंने ये पिटीशन लगाया, एग्जीक्यूशन पिटीशन, जिसपे इनको हैंगिंग होनी थी, तो वो पिटीशन मैंने करीब 1 साल पहले लगाया था। जिस दिन ये आर्गुमेंट चल रहा था उसके 1 साल पहले।
और 1 साल से कोर्ट इनको बार बार नोटिस कर रहा कि आपके पास जो भी राइट है उनको अवेल करवा लीजिए, बट ये डिले कर रहे थे क्योंकि इनका पर्पज ये था कि अगर मैंने इस मैटर को 8 ईयर तक आगे डिले करवा लिया तो फिर ये डिले को ग्राउंड बनाएंगे कम्यूट कराने का, जो कि नहीं हो पाया। और फाइनली उस दिन जब जज कन्वेंस हो गए तो उन्होंने वारंट इशू किया। वो डेट थी 7 जनवरी 2020, जिस दिन फर्स्ट डेथ वारंट इशू हुआ था। तो एपी सिंह की मैं बात करूं तो कोर्ट में ये बहुत एग्रेसिव नहीं हो पाते थे जज के सामने, क्योंकि इनको भी ये पता था कि इनके पास कुछ भी ऐसा ग्राउंड है नहीं जिससे ये अपने कन्विक्टेड को, अपने क्लाइंट को बचा लेंगे। एक चीज थी कि ये कोशिश में थे कि डिले करा लूं मैं, तो वो डिले मैंने होने नहीं दिया। और दूसरा जो था कि ये बाहर आकर के जो मीडिया में बात करते थे, तो जनरली एक होता है कि कोर्ट में भी अगर डिफेंस लॉयर होते हैं तो आपस में ये लोग बात करते हैं, जो गवर्नमेंट लॉयर थे वो लोग भी बात करते थे उनसे, लेकिन मैंने इनसे कभी बात नहीं की। उसके पीछे कारण ये था इस पर्सन का माइंडसेट फीमेल के प्रति। एज ए प्रोफेशनली हम बात कर सकते थे, लेकिन फिर प्रोफेशन पीछे छूट जाता है जब पर्टिकुलर एक जेंडर के अगेंस्ट आप जो माइंडसेट रख रहे हो, तो फिर एज ए ह्यूमन भी तो उस इंसान को अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैंने इससे कभी बात नहीं की, और शायद ऐसे माइंडसेट के लोगों से कभी बात करना भी नहीं चाहूंगी। और ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि हमारी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको प्रैक्टिस से ही बैन कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत गलत मैसेज जाता है अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं। और जब एक लॉयर ऐसी बात कर रहा है तो जो उसको सुनने वाले लोग हैं वो क्या माइंडसेट रखेंगे? तो कहीं ना कहीं एक हिडन साइलेंट रूप में जो इस तरीके का क्राइम करते हैं उनको बल मिलता है, उनको फोर्स मिलता है, उनको लगता है कि नहीं ये चीज तो सही है, गलत क्या हुआ है इसमें, ये तो नॉर्मल बात है, गर्ल्स के साथ तो ऐसा होता रहता है। तो अभी तो कोरोना के वजह से थोड़ा सा ये चीजें हो गई हैं, अदरवाइज मैं इनके अगेंस्ट में एक्शन लेने वाली हूँ, क्योंकि इन्होंने जो निर्भया के ऊपर कमेंट्स किए हैं भद्दे, उन सब को लेकर के। जी। तो इस केस के बाद नए एंटी रेप लॉज इनैक्ट हुए और रेप विक्टिम्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की एम्प्लॉयमेंट पर आपका क्या व्यू है? मेरा मानना है कि देखिए, अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट केस करना है गवर्नमेंट को, तो ये सिर्फ रेप मैटर्स की तो मैं बात करूंगी, ये तो होने ही चाहिए, या जितने भी मैटर्स हैं उन सबको फास्ट ट्रैक होना चाहिए। पूरा कंप्लीट प्रोसीजर ही फास्ट ट्रैक हो कि जो मैटर्स 20, 30 ईयर, 15 ईयर्स तक जा रहे हैं वो नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज जो एक स्टेटमेंट बोलते हैं लोग कि जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड, तो नेचुरल सी बात है, लोग होपलेस हो जाते हैं कि आगे तो किसी के साथ जब क्राइम होता है तो वो इंसान, जैसे निर्भया के पेरेंट्स की बात करें, उन्होंने अपनी बेटी को खोया, वो इतना मेंटली परेशान हुए, कोर्ट की हेयरिंग्स में जाना और उसके बाद इतना टाइम लगना, और उसमें भी अनसर्टेनिटी, क्या एक्चुअल में उनकी हैंगिंग होगी, क्या एक्चुअल में उनकी बेटी को जस्टिस मिलेगा, तो कितना इंसान पेशेंस रखेगा। और अगर मैं उनके साथ नहीं आती, एज ए प्राइवेट काउंसिल उनके साथ खड़ी नहीं होती, तो फिर क्या होता इस केस का। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और लेकिन उसके अलावा कि अगर कोई मैटर फास्ट ट्रैक कोर्ट हो रहा है, फास्ट ट्रैक उसकी प्रोसीडिंग हो रही है, तो सबसे ज्यादा उसमें आवश्यक है कि उसको टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक किया जाए। फास्ट ट्रैक की मीनिंग क्या है कि अगर 2 साल भी, 3 साल, अब निर्भया केस की बात करें तो 7 ईयर अगर मैटर फास्ट ट्रैक है, तो नॉर्मल केसेस तो 10 और 20 ईयर्स नॉर्मल बात होगी फिर तो।
तो टाइम बाउंड हो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो 2 मंथ्स में डिसाइड होगा, हाई कोर्ट से 1 मंथ में होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2 और 3 मंथ्स में होगा। तो इससे ये होगा कि एटलीस्ट 1 या 2 साल के अंदर वो फाइनल हो जाएगा, बट टाइम बाउंड नहीं है, तो ये रिक्वायरमेंट है। दूसरा, इसके पीछे अगर हम और जाएंगे कि टाइम बाउंड मैटर क्यों नहीं होते हैं और फास्ट ट्रैक क्यों नहीं होते हैं, तो हमारे पास एक तो कोर्ट्स कम है इंडिया में। अगर देखें कि जो भी पॉपुलेशन है उसके रेशियो में कोर्ट्स यहाँ बहुत कम है, जजेज कम है। और उसके पहले भी अगर देखेंगे, जो प्राइमरी स्टेज पे जब कोई क्राइम हो रहा है, तो जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जब भी कोई एफआईआर फाइल की जा रही है, कंप्लेन हो रही है, तो वहां पर पुलिस की भी संख्या कम है। अगर पॉपुलेशन के रेशियो में देखेंगे तो पुलिस की संख्या कम है। एक आयो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो कम से कम 10 से 15 केसेस को हैंडल कर रहा है। तो उसके लिए इतना डिफिकल्ट होता है विद इन अ पीरियड चार्जशीट को फाइल करना कोर्ट में, कि जिससे फास्ट प्रोसीडिंग हो सके। तो जब चार्जशीट फाइल हो रही है 2 and 3, 4 ईयर में, तो फिर किसी भी केस को कोर्ट में जब वो जाएगा तो वहां पर 2-3 साल लगेगा। तो और दूसरा उसके अलावा कि आज पूरा वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का इतना यूज कर रहा है, लेकिन हम अभी भी बैकवर्ड है टेक्नोलॉजी में, बहुत पीछे। मतलब जनरली फोन, एंड्रॉयड फोन, आईफोन सबके हाथ में है, बट जो प्रोफेशनली जो हमारा सिस्टम है वो अभी भी कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल वर्क होता था पेपर्स पे उसी में करता है। अगर पुलिस स्टेशन की बात करें तो अभी भी इवन मैं करूँ, जनरली एफआईआर आने के लिए लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, जबकि ऑनलाइन एफआईआर का प्रोविजन है। ऑनलाइन एफआईआर लोग इसलिए नहीं कराते क्योंकि उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। पुलिस जो है वो एक्सपर्ट नहीं है, उसको यही पता है कि कैसे हमें रेगुलेट करनी है, कैसे ऑपरेट करना है सारी चीजों को। तो टेक्नोलॉजी का हम यूज नहीं कर पा रहे। उसके अलावा बात करें कि अगर जैसे किसी का 164 का स्टेटमेंट लिया जा रहा है, किसी के साथ क्राइम हुआ, बच्ची के साथ, फीमेल के साथ, तो वो सारा उसको ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ हैंड राइटिंग में, पेपर में, रिटन में होता है। उससे 2-3 चीजें होती हैं कि एक तो उसको टेम्पर किया जा सकता है। जो चीज रिकॉर्डेड होगी उसको आप टेम्पर करेंगे तो वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट बता देंगे कि ये हुआ है, बट उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, जिससे क्या होगा कि केस भी और जिसके फेवर में होना चाहिए उसके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, जब ये मतलब जो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जानी चाहिए, पुलिस को टेक्निकल बनाना चाहिए, कोर्ट की स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, जजेस की संख्या बढ़ानी चाहिए, और जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय हैं, कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनमें भी जजेस की संख्या कम है। और दूसरा, इसमें एक सबसे बड़ा जो इश्यूज है वो ये है कि जो कुछ पावरफुल लॉयर हैं उनके केस जल्दी लिस्ट हो जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा इशू है कि फेयर तरीके से वर्क हो, ट्रांसपेरेंसी हो, कि जो भी केस, अगर कोई फास्ट ट्रैक केस है, जैसे निर्भया केस फास्ट ट्रैक था, तो इसको 1 मंथ में ही लिस्ट हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। और इसमें भी करीब, अगर ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का लॉयर होता जो जिसने 15-20 साल प्रैक्टिस की है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी फाइल हो जाता। बट मैं तो इस केस में, ये मेरी लाइफ का पहला केस था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया तो 1 साल लग गया मुझे। जी। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज और केस के दौरान निर्भया हमारे साथ नहीं, अपनी कहानी खुद बताने के लिए। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि केस के दौरान आपकी मुख्य आर्ग्यूमेंट्स क्या थी और कितना ज्यादा मुश्किल था ये आर्ग्यूमेंट्स पेश करना, क्योंकि वो आप, निर्भया खुद आपके साथ नहीं थी। देखिए, 2 चीजें थी कि जब निर्भया के साथ ये क्राइम हुआ
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर कोई भी फीमेल जो काफी अच्छी फैमिली से है, जो प्रोटेक्ट उसको फैमिली मेंबर्स या कहीं पर भी जाती है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, तो वो सारी फीमेल अपने आप को प्रोटेक्ट फील करती हैं। लेकिन जब भी इस तरीके का कोई भी क्राइम होता है तो मुझे लगता है कि एवरी विमेन सब परेशान होती है, उनको लगता है कि हमारे इक्वल राइट्स क्यों नहीं है। तो निर्भया के साथ जब ये क्राइम हुआ, मैं उनको नहीं जानती थी, निर्भया की फैमिली को भी नहीं जानती, बट मैं भी अपने लाइफ में जो स्ट्रगल करके दिल्ली में पहुंची हूँ, वो मेरा भी अपने लाइफ का बहुत स्ट्रगल किया है मैंने। तो मुझे ये लगता था कि जब निर्भया के साथ क्राइम हुआ कि मैं भी दिल्ली में पढ़ाई कर रही हूँ, आईएएस की प्रिपरेशन कर रही, या मेरे जैसी और भी गर्ल्स यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही थी आईएएस बनने के लिए, तो जब उनके साथ ये क्राइम हुआ तो उनके पेरेंट्स उनको वापस बुलाने लगे। उनका कहना था कि बेटा आप दिल्ली में मत रहिए, हमारे देश की राजधानी जब सुरक्षित नहीं है तो आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। अगर उस बच्ची के साथ 8:30 बजे रात को ये घटना हो रही है तो मुझे ये तकलीफ होती थी कि एक तरफ तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनके अपने देश में कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं कि कंट्री के लिए कुछ करना है, लेकिन जब हम खुद गर्ल्स ही सेफ नहीं है तो कोई फायदा है हमारे गवर्नमेंट जॉब में जाने से या कुछ भी करने से। तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था, प्रोटेस्ट में मैं जाती रही बराबर। निर्भया के पेरेंट्स से नहीं मिली थी उस टाइम, लेकिन उसके बाद हमारी मुलाकात हुई जब उन्होंने मुझे सारी चीज बताई, और मीडिया में भी ये चीजें थी कि किस तरीके से उन्होंने निर्भया के साथ क्राइम किया। तो निर्भया के पेरेंट्स से जब मैं मिली तो उन्होंने जो सारी बात बताई, तो आपको मैं बता सकती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा रोती थी, मुझे अंदर से तकलीफ होती थी, और निर्भया के साथ मैं कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट फील करने लगी। मुझे ऐसे लगने लगा कि वो, उनकी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन वो इस दुनिया से इस हद तक क्रूअल्टी की गई उनके लिए, तो मैं फाइट करूंगी। देन जब कोर्ट में ये केस आया तो मेरे जनरली जो आर्गुमेंट्स थे, वो एक और मैं बात कहूंगी इस केस में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया एक और शख्स ने, वो थी डीसीपी छाया शर्मा, जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी थी। उनके ही सुपरविजन में ये पूरा जो केस था, इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उन्होंने ही अरेस्ट किया था। जो एविडेंसेस वो टेम्पर कर सकते थे उन्होंने कोशिश की कन्विक्टेड ने, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो स्टार्टिंग में ही ये केस थोड़ा सा ये था कि हम लोगों के कहीं ना कहीं फेवर में बना, जो चार्जशीट वगैरह फाइल हुई। आर्गुमेंट्स जो कोर्ट में हुए वो यही हुए कि वो हमेशा जो भी लॉयर है, उनके डिफेंस लॉयर, उनका कहना है कि नहीं, जो हमारे क्लाइंट है, एक उसमें अक्षय ठाकुर था जो बिहार का रहने वाला था, तो इनका कहना है कि अक्षय ठाकुर उस दिन तो अपने गांव में था, जबकि निर्भया की बॉडी पर उसको मतलब उसके काटने के निशान थे। तो उसका जो सलाइवा था, उसका जो टेस्ट हुआ, वो सब था। एक उसमें था पवन गुप्ता। पवन गुप्ता ने निर्भया को अपने हाथों से, नाखूनों से उसको जिस तरीके से नोचा था, तो वो सब थे, उसके निशान थे, इन सब के स्पर्म वगैरह। तो इतना स्ट्रॉन्ग था वो सारी चीजें। जब कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट्स थी, निर्भया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, कि जब निर्भया का अल्ट्रासाउंड किया गया तो डॉक्टर्स बार बार देख रहे हैं कि इनका जो इंस्टेटाइन है वो कहाँ है। बाद में पता चला कि वो उन्होंने जो निर्भया की प्राइवेट पार्ट में जो रॉड डाल करके उसको कुचल करके हाथ से वो इंस्टेटाइन को खींच करके बाहर फेंक दिया था, इसलिए वो एक्सरे में शो नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें इतनी क्लियर थी और उन्हीं सारे पक्ष को कोर्ट के सामने रखा हमने, तो कुछ बचा नहीं था। बाकी जो भी पुलिस थी, डॉक्टर्स थे, उनके स्टेटमेंट थे, छाया शर्मा जी का स्टेटमेंट, सबके थे, तो वो स्ट्रॉन्ग बहुत बन गया था केस। वो जो रॉड थी उसको भी कोर्ट में लाया गया था,
और ये लोग भी बच नहीं सके। मतलब यही मैं कहूंगी, थोड़ा सा वैसा लग रहा है मुझे बताते हुए, क्योंकि वो जो चार्जशीट है अगर उसको कोई भी पढ़ेगा तो रो देता है, और वो चीजें बार 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 मतलब अंदर से तकलीफ देती हैं। तो ये सारे आर्गुमेंट जब आए तो उनकी प्रेजेंस जो है, 6 कन्विक्टेड, एक उसमें जुवेनाइल था, तो वो तो छूट गया, बाहर हो गया। और तो उनकी प्रेजेंस, उन सारे कन्विक्टेड की, उनके जो फोन कॉल्स थे, उनका सीडीआर रिपोर्ट आया कि ये उस टाइम उसी बस में थे, तो ये इतने स्ट्रॉन्ग प्रूफ थे कि वो फिर बच नहीं पाए। उन्हीं सबको बेस बना करके हम लोगों ने आर्गुमेंट किया। और बाद में एपी सिंह ये एलिगेशन भी लगाता रहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे मर्सी पिटीशंस पेंडिंग हैं, तो उनको वो लिखे, उनको क्यों नहीं डिसाइड कर रहे हैं। तो जनरली ये लॉ नहीं है, लेकिन एक प्रोविजन, तो जब भी कोई लॉ अगर नहीं है तो उसको अमेंडमेंट के द्वारा उसको लाया जाता है। तो जब भी कोई भी कन्विक्टेड इन चारों में से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ मर्सी पिटीशन फाइल करता था, तो मैं भी अपने तरफ से एक लेटर वहां मूव करती थी कि इस पे इमीडिएटली एक्शन लिया जाए। और जब सभी लोग एक्चुअल में बात कर रहे हैं कि देश में बेटियों को सुरक्षित रखा जाए, उनकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, तो फिर अब जब ये टाइम है और ये केस एक ऐसा केस है कि पूरा विश्व भी इसके बारे में जान रहा था, हर चीज करी, तो फिर गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही है। डिबेट डिस्कशन बहुत हो चुके हैं, एक्चुअल में जो चीजें हैं अब वो हमें उस पर एक्ट करने की जरूरत है, रिएक्शन देने की जरूरत है, चीजों को पॉजिटिव करने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। तो ये सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैंने एक डिबेट में भी मतलब कुछ लोगों को बोल दिया था कि अगर वो कहते हैं कि मर्सी पिटीशन को नहीं होना चाहिए रेप मैटर्स में, तो मैंने, मेरा यही कहना था कि अगर मर्सी पिटीशन का आप कहते हैं कि नहीं मर्सी दी जानी चाहिए रेप कन्विक्टेड को, तो अभी जो आपके पास मर्सी पिटीशन फाइल है उसको की गई है, उसको इमीडिएटली आप रिजेक्ट कीजिए अगर आप एक्चुअल में चाहते हो कि। तो वो इसीलिए इसमें फास्ट प्रोसीडिंग भी हुई बाद में, और सारी चीजें हम लोगों के सामने हैं जी। तो ऑफिशियल ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के साथ हुई एक इंटरव्यू में आपने अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहा कि आप तभी से पेट्रियार्की की तरफ इंटॉलरेंट हैं। इस केस के दौरान आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया, ध्यान में रखते हुए कि आपकी तभी ग्रेजुएशन भी हुई थी? मेरी फैमिली ने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी मैं बताऊं, हमारे जो पेरेंट्स की बात करें तो मेरी मदर बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, हमारे फादर भी नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन वो काफी प्रोग्रेसिव इंसान थे जो हमारे फादर थे। तो उन्होंने मतलब उस एरिया में जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, इटावा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, उस एरिया से ज्यादा गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता था। मेरे गांव की मैं पहले लड़की थी जिसको 8th क्लास के बाद 9th में एडमिशन करने पढ़ने का मौका मिला। उससे पहले सारी गर्ल्स को 8th क्लास तक पढ़ाया जाता था, इवन की बहुत सारी गर्ल्स तो पढ़ती भी नहीं थी, उनको पढ़ाया ही नहीं जाता था। तो मुझे जब मौका मिला, हमारे फादर ने सपोर्ट किया मुझे और मैं आगे बढ़ी। तो 12th क्लास के बाद मेरे फादर की काफी तबीयत खराब रहने लगी, तो वो मुझे नहीं पढ़ा पा रहे थे। तो फैमिली में भी सभी लोगों ने ऐसे मना किया कि अब रहने दीजिए, क्या करोगी आगे पढ़ के। लेकिन मुझे लगता था कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो मैं अब कुछ जो गर्ल्स के लिए करना चाहती हूँ, और बहुत सारी गर्ल्स तो मतलब मैं इंस्पायर थी इंदिरा गांधी से, झांसी की रानी, इन सब से। तो मैं सोच रही कि मेरी एग्जिस्टेंस तो यहीं समाप्त हो जाएगी। तो मैंने फिर क्या किया, जब ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ, पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैंने अपनी पायल और ये सब था, क्योंकि गांव में बच्चियों को थोड़ा बहुत ज्वेलरी होती है उनके पास, तो ये सब मैंने सेल कर दिया, अपना एडमिशन करवाया। उसके बाद पापा की जब डेथ हो गई,
तो फिर मेरी फैमिली ने एकदम से उन्होंने ये भी मना कर दिया कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो। और मुझे एलएलबी करनी थी, तो एलएलबी के जो फॉर्म फिल किया, एंट्रेंस फॉर्म, उसके लिए मेरे पैसे मेरी दोस्त ने मुझे दिए। तो उससे मैंने फॉर्म फिल किया और अपनी मर्जी से मैं चली गई बाहर पढ़ने के लिए। तो आगे हमारे जो दीदी जिया जी हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फर्स्ट ईयर एलएलबी का फी वगैरह उन्होंने दिया और उसके बाद मैं नौकरी करने लगी छोटी सी एक मैगजीन में। वहां से मेरा अपना जो भी खर्चा था, जो भी पॉकेट मनी, वो सब निकलने लगे। और ऐसे तब से मैं घर से बाहर ही रह करके मैंने स्टडी की। मेरी फैमिली में किसी को बहुत परवाह नहीं थी कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ कैसे नहीं। और जब निर्भया केस भी हुआ तो मैं लोगों से कहती थी अपनी फैमिली में भी कि मैं निर्भया केस कर रही हूँ, लेकिन किसी के तरफ से मुझे ऐसा नहीं कि हाँ हमारे घर की बेटी है या कुछ भी एक मोरल सपोर्ट होता, वो नहीं था मेरे साथ में। और लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि कोई बात नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं निर्भया के लिए, ज्योति के लिए लड़ रही हूँ और उनका दर्द मुझे पता है और मुझे इस पैट्रियटकी से लड़ना है। क्योंकि हमेशा ही तो बिना किसी गलती के फीमेल ही सफर करती आ रही है। चाहे जब वो हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया जब भारत आजाद हुआ, तो उस टाइम जब डिवाइड हो रहा था, कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ भारत आ रहे थे, लेकिन उस टाइम भी रेप किए गए। फीमेल की क्या गलती थी? जब भी कोई अभी रॉयट्स होते हैं भारत के अंदर, चाहे वो गोधरा कांड हुआ या यूपी में मुजफ्फरपुर कांड हुआ, हमेशा इजली दोनों साइड के लोग जब रॉयट्स करते हैं तो वो फीमेल को इजली टारगेट बना करके उनका रेप करते हैं। तो इन सारी चीजों से मुझे लग रहा था कि इन चारों कन्विक्टेड ने इतना हीनियस क्राइम किया, निर्भया को डिस्ट्रॉय किया, तो एक बार अगर इनकी हैंगिंग हो रही है तो गलत नहीं हो रही है कुछ भी। तो बहुत लोगों ने ये भी कहा कि नहीं होना चाहिए, उनका ह्यूमन राइट्स है। तो बिल्कुल मैं ह्यूमन राइट्स के फेवर में हूँ, लेकिन इतने जो भी किया है मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। मुझे लगता है, मतलब मैं ऐसे नहीं कि मैं अपने बारे में कुछ मतलब बताना ऐसे चाह रही हूँ कि नहीं मेरा जैसा किसी ने स्ट्रगल नहीं किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अपना स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहा। अगर वो संघर्ष में नहीं करती, परिवार में, अपनी फैमिली में अगर अपनी एजुकेशन आगे करने के लिए नहीं फाइट करती, जो रिलेटिव्स हैं वो तमाम तरीके के एलिगेशन लगाते, उनसे नहीं फाइट करती। दिल्ली जैसी जगह में कभी कभी ऐसा भी हुआ कि हमारे पास में पैसे नहीं होते थे बिल्कुल, कि एक दो बार ऐसा भी हुआ कि हम बिना खाना खाए भी रहे हैं। बट मुझे था कि नहीं, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। अगर मैं इन सारी चीजों के वजह से बैक हो गई तो मैं कभी भी किसी और के लिए तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, अपने लिए ही नहीं जब कर पाऊंगी। तो इसलिए मैं फाइट करती रही और फाइनली मैं ज्योति को जस्टिस दिला पाई जी। और जो जंग आपने जीती निर्भया के लिए, वो खुद कितने लोगों को प्रेरित करती है। सो जस्ट यू शुड बी वेरी प्राउड मैम। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि देखिए मतलब ठीक है, इंडिया में कहावत है कि इंसान के 7 जन्म होते हैं, बर्थ होता है उसका। इन चीजों में मैं बहुत बिलीव नहीं करती हूँ, बट मैं एक बात तो कहूंगी कि जो भी एक ही आपको जन्म मिला है, तो अपनी बर्थ को, अपने इस जन्म को मीनिंगफुल बनाइए। किसी के लिए भी अगर कुछ करना है तो मुझे लगता है किसी के लिए भी तो करना चाहिए। और जो पैट्रियटकी है, माइंडसेट है, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं कि जब ये सृष्टि हमारी बनी तो उसके बाद जो भी मेल थे वो फिजिकली स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन आज की डेट में फिजिकल स्ट्रांगनेस का बहुत मीनिंग नहीं है।
जो ब्रेन से स्ट्रांग है वो बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। तो फीमेल को क्यों मेल ने डोमिनेट करके रखा हुआ है, वो क्यों हर चीज अपने तरीके से डिसाइड करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे सिस्टम, कि मुझे लगता है कि अगर पैट्रियोटिक इतना ही अच्छा था तो फिर आपने एटम बम, परमाणु बम क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, राइट? आपने आज ऐसा पूरे विश्व में माहौल बना दिया, जो आपने डेवलपमेंट किया, कि आज ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू आ गया, कि मालदीव जैसी कंट्री डूबने के कगार पर है। मतलब आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं और आप पॉलिटिकल एम्पावर्ड होकर के चीजों को इतना मैनिपुलेट किया है कि मेल पर्सन ही, वो पैट्रियट की ही है, कि वो दंगा भी करवाते हैं, सत्ता में आने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता है। तो मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में, और जो फीमेल होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा कंपैशन होता है, उसके श्रृंगार होता है, इमोशनल होती है, और इमोशन से लोग कहते हैं प्रैक्टिकल बनी है। लेकिन एक मेल जो पैट्रियट की माइंडसेट को गवर्न कर रहा है, उसको भी फीमेल के इमोशंस चाहिए, लेकिन फिर उस इमोशंस को लेकर के वो फीमेल को ही रेगुलेट कर रहा है, अपने अनुसार चला रहा है। तो मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में ये चीजें दोबारा से एक बार इनको डिफाइन किया जाना चाहिए, रीडिफाइन करने की जरूरत है, कि फीमेल की भी इक्वल पार्टिसिपेशन हो इन सारी चीजों में, जिससे जो चीजें डिसबैलेंस हो रही हैं, चाहे हमारा वो नेचर है, ग्लोबल वार्मिंग है, या एक पर्टिकुलर सिस्टम है, ये सब नॉर्मल रहेगा। अगर हम लेटेस्ट की अभी बात करें तो शायद न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका अभी वर्ल्ड में बहुत न्यूज चला कि वो एक ऐसी कंट्री बनी कि उन्होंने सबसे पहले कोरोना से जंग जीती, और बहुत ही रेशियो अभी वहां पर एक भी। तो इसका मतलब है कि अगर फीमेल एम्पावर्ड होकर के आगे आएगी तो वो बहुत बेटर कर सकती है, लेकिन उसको आगे आने से क्यों रोका जाता है? इन सब पर वर्क करने की बहुत जरूरत है। और हमारी निर्भया को रोका ही नहीं गया, उसको तो बहुत बुरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय किया गया। इसीलिए मैंने उनके लिए फाइट की, और फाइनली वो चारों को एग्जीक्यूट किया गया। जी। तो जो ये निर्भया के कॉन्विक्ट्स थे, उन्हें डेथ पेनल्टी सुनवाई गई। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये सही सजा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे आपने कहा, कि जो सोचते हैं कि ह्यूमन राइट्स को ये वायलेट करता है या सोसाइटी को डिसेंसिटाइज करता है। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से अपराध हैं जिनके लिए डेथ पेनल्टी एक उपयुक्त सजा है? इसमें तो एक तो जो देखिए, हमारा अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, एक बच्चन सिंह का केस, उसमें इन्होंने ये क्लियर मेंशन किया है अपने वर्डिक्ट में कि फांसी की सजा जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैटर में हो। अगर नॉर्मली कोई किसी के साथ रेप करता है, इवन की गैंग रेप में भी, इवन की मर्डर में भी फांसी की सजा नहीं दी जाती है। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैटर वो मैटर्स होते हैं जिसमें जनरली ह्यूमन बीइंग से ये कोई एस्पेक्ट नहीं कर सकता है कि वो इतना हीनियस क्राइम करेगा। मतलब इस तरीके से एनिमल भी नहीं करते हैं। तो पहली बात कि ये जो निर्भया केस था, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैटर था, इसलिए इसमें हुआ, मतलब इनको डेथ सेंटेंस से अवॉर्डेड किया गया। लेकिन उसके अलावा भी मैं बात करूं कि इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो फांसी की सजा जिनको सुनाई जाती है उसको एग्जीक्यूट करने की टेंडेंसी नहीं है। इसीलिए करीब लास्ट 2 and 3 years में 15 ऐसे मैटर्स हैं जिसको कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दिया गया है। तो उसके पीछे पर्पज यही है कि हम तब तक हैंगिंग नहीं करेंगे, तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जब तक इस तरीके का मैटर हमारे पास ना हो कि जो मैटर वाकई में लगे कि नहीं, जिससे जन भावना बहुत ज्यादा मतलब
हों लोगों की जुड़ी हों कि इस केस में तो हर हाल में फांसी होनी चाहिए। और दूसरा कि अगर निर्भया के साथ ये क्राइम हुआ तो फांसी की सजा का प्रावधान है इतने हीनियस क्राइम में, और अगर फांसी नहीं दी जाएगी तो आप विक्टिम के साथ जस्टिस नहीं करोगे, तो इसलिए जरूरी है। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि कौन कौन से केसेस, तो मुझे लगता है कि रेप मैटर जो बाकी में हीनियस क्राइम है उनमें डेथ सेंटेंस होना चाहिए। दूसरा जो ऑनर किलिंग के मैटर है कि लोग अगर लड़के लड़की आपस में अफेयर है और वो मैरिज कर ले रहे हैं और उनको अपने मतलब रिपुटेशन के लिए उनका मर्डर कर दे रहे हैं, तो उसमें भी होनी चाहिए। और जैसे कि अभी एक साउथ इंडिया का मैटर था, शायद 2 साल 1-1.5 साल पहले का है, आपने शायद सुना होगा। वो लड़की एक शेड्यूल कास्ट लड़के से मैरिज करती है और उसका फादर किसी को भेज के उसका जो हस्बैंड होता है उसको, उसका काफी मतलब वैसा आम होता है, उससे गला कटवा करके उसकी डेथ हो जाती है। और वो उस टाइम वो लेडी जो है, लड़की जो है प्रेग्नेंट होती है, वो सिर्फ इसलिए उसका मर्डर करवा देते हैं क्योंकि वो लड़का शेड्यूल कास्ट था। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को तो फांसी होनी ही चाहिए। दूसरा कि जो मैटर्स होते हैं जिसमें एक तो बच्चों के साथ जो क्राइम होता है, वैसे भी इंडिया में भी जो पोक्सो एक्ट है, अंडर 12 इयर्स गर्ल्स हैं उसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। और उसके अलावा कि जब भी कोई फीमेल जिसकी मैरिज हो रही है, एक तो जब भी मैरिज होती है तो स्पेशली मेल फीमेल दोनों ही एक्साइटेड होते हैं कि वो एक नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो और उसके बाद क्या होता है कि जब वो घर आई फीमेल तो देखा कि डॉवरी की जो डिमांड होती है कि वो बहुत पैसा लेकर के आए, गाड़ी और सारी चीजें, इसके वजह से जिनको मार दिया जाता है उसमें जरूर फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि एक लड़की जो आ रही है अपने ससुराल में, उसके सपने कुछ और होते हैं और वो उसके साथ मतलब पैट्रियट की क्या करती है कि एक फैमिली दूसरे फैमिली, वो लड़की से नहीं मांगते, लड़की को टॉर्चर करके उसके पेरेंट्स से मांग रहे होते हैं, और जो मांगने वाले होते हैं वो लड़के के पेरेंट्स होते हैं या लड़का होता है। फीमेल यहाँ पर भी कोई रोल प्ले नहीं करती है। अगर वो फीमेल एक्चुअल में किसी घर में ये डिसाइड कर लें कि नहीं, हमारे घर में जो भी मैरिज होकर के जो भी गर्ल आएगी उसको हम अपनी बेटी की तरह प्रोटेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली इट मींस कि वो फैमिली भी रेगुलेट मेल पर्सन ही कर रहा है जो बहुत अच्छे से अर्न नहीं कर पा रहा है। तो वो चाहता है कि ये जो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर इंडिया में बना हुआ है कि अगर हमारे बेटे की मैरिज होगी तो वहां से हमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा, वो जब नहीं मिलता है तो वो उस लड़की को जिसकी कहीं से कोई भी गलती नहीं होती है उसको फांसी लगा देते, उसको गोली मार देते। मेरे पास एक केस है यूपी में उन्नाव का। उस लड़की ज्योति उसका नाम भी था, 1.5 साल उसकी मैरिज को हुआ, उसकी 2 साल की छोटी बच्ची है, लेकिन फॉर्च्यूनर गाड़ी वो लोग मांग रहे थे, नहीं मिली तो डायरेक्ट उसके हेड में गोली मारी है। मतलब इतना क्लियर केस है वो। अभी 2-3 दिन पहले उस केस को दिल्ली में ट्रांसफर करवाया है। तो ऐसे लोगों को तो जरूर फांसी होनी चाहिए जी। तो जो ये पेट्रियार्की के अगेंस्ट लड़ाई है जो हम सब लड़ रहे हैं, इसमें ऐसी कौन महिलाएं या पुरुष है जो आपको प्रेरणा देते हैं? पेट्रियार्की से लड़ाई में एक तो इंदिरा गांधी जी, दूसरी अगर इंडिया की बात करें किरण बेदी जी, और ममता बनर्जी जी। अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो इंग्लैंड की जो प्राइम मिनिस्टर रही है थैचर, वो भी एक क्योंकि अभी तक अगर आप देखें, और इवन की हिलेरी क्लिंटन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि अमेरिका अभी इतने दिनों पहले इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन अभी तक वहां की कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बन पाई है अमेरिका की। तो ये लोग मुझे इंस्पायर
करते हैं। और इवन की अगर मैं बात करूं, जो साइना नेहवाल है, उसका भी उनका कहना था, उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू था, उनके फादर का मैं देख रही थी, तो उसका कहना था कि जब उसका बर्थ हुआ तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो रो रही थी कि मतलब बेटी हो गई है फिर से, अब क्या करेंगे। तो जिस बच्ची के बर्थ पर लोग हैप्पी होने की जगह रोते हैं, और वो वर्ल्ड में ओलंपिक में सिल्वर मेडल लेकर के आती है, तो ये सब इंस्पायर करने वाली है। इवन की रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो मुझे कंगना रनावत बहुत ही इंस्पायर करती हैं, क्योंकि वो 16 इयर्स में अपने घर को अपनी फ्रीडम के लिए छोड़ देती हैं। उसके बाद का जो उनका स्ट्रगल, और अपने आप को प्रूव किया, और आज भी फाइट कर रही हैं, तो वो भी मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। मायावती जी भी जो पॉलिटिशियन है, उनके पेरेंट्स ने भी बोल दिया था कि अगर तुम पॉलिटिक्स मीटिंग्स में जाओगी तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम अपना या तो परिवार छोड़ दो या फिर परिवार के अकॉर्डिंग चलो। तो उन्होंने छोड़ दिया परिवार, क्योंकि जिनको इतिहास रचना होता है उनको ये सब करना ही पड़ता, मजबूरी हो जाती है, क्योंकि फैमिलीज हैं जो जो रिलेटिव्स हैं वो फीमेल को उस लेवल पे सपोर्ट करते ही नहीं है, उनकी फ्रीडम को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह एक जो राइटर हैं जिन्होंने लिखा, सिमोन द बहुआ, फ्रांस की वो पहली राइटर हैं जिन्होंने लिखा द सेकंड सेक्स। तो उन्होंने तो शायद पूरे वर्ल्ड को लिख दिया है उस नॉवेल में, तो उनसे भी मैं इंस्पायर होती हूँ जी। ये लोग हमारे इंस्पिरेशन हैं। और उसके अलावा मैं कहूंगी कि ज्योति आज हमारे बीच नहीं है, निर्भया, लेकिन एक्चुअल में उस बच्ची ने अपने लिए बहुत कि जिनकी बॉडी पूरी डिस्ट्रॉय कर दी गई, वो करीब 12 डेज तक फाइट करती रही और यही कहती रही कि मम्मी मैं जीना चाहती हूँ। तो वो भी मेरे लिए कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ही था उनका, कि जब वो इस कंडीशन में फाइट करके जीना चाहती थी, तो हम तो जीवित हैं, सब कुछ ठीक है, लॉयर भी है, तो हम क्या उनके लिए फाइट नहीं कर सकते। तो इन सारे लोगों ने मुझे काफी इंस्पायर किया है। और एक और मैं कहूंगी पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो, मलाला, छोटी सी बच्ची थी जो अपने राइट्स के लिए लड़ रही थी, एजुकेशन को नोबेल प्राइज भी मिला। अभी रिसेंटली बात करें तो क्वेटा थर्नबर्न जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो इन सबको देख करके खुशी मिलती है कि नहीं, अब ये जो पैट्रियट ने सब कुछ बनाया हुआ है उससे अलग पूरे वर्ल्ड की फीमेल कुछ अच्छा करना चाहती है, जिससे ऐसा ना हो कि भारत की जो सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी की पूरी समाप्त हो गई, वैसा ही कुछ ना हो वर्ल्ड में कि इस तरीके का ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरा हमारा जो सिस्टम है, जो सभ्यता है, वो ही समाप्त हो जाए, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। और मुझे लगता है कि ज्यादा जो ह्यूमन होती है, ज्यादा जो कंपैशन होता है, वो एक फीमेल के अंदर होता है। तो अल्टीमेट जो भी सेंट्रल में अगर हम रखेंगे मानवता के, ह्यूमनिटी के, तो वो आता है कंपैशन। तो फिर चीजें उसके अनुसार होनी चाहिए। फिर क्या जरूरत है परमाणु बम की, क्या जरूरत है जो भी आर्म्स है उनकी क्या जरूरत है, कोई किसी का एनिमी कैसे हो सकता है। ये तो मेल ने अपनी सोसाइटी बनाई हुई है ना, उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ रेगुलेट हो रहा है ना, फीमेल का तो है ही नहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट। जब उसका इन्वॉल्वमेंट होगा तो आई थिंक मुझे लग रहा है मदर टेरेसा की तरह हर किसी को लोग अपना परिवार समझ करके आगे करेंगे और कभी इस तरीके से चीजें नहीं होंगी जी। हाँ जी। तो जैसे कि आपने ही कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो जो कोरोना वायरस है उसका इंडियन लीगल सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस होंगे, लोग होंगे जिन्हें अभी तक निर्णय नहीं मिला है। तो कोरोना वायरस के कारण ऐसी क्या मॉडिफिकेशंस या बदलाव लाए जा सकते हैं जिनसे
लीगल प्रोसीडिंग्स जारी रहे, सच एज एक वर्चुअल कोर्ट रूम? ओके, शेषा, मैंने पहले भी एक बात बोली है कि हमारे इंडिया में जो हम जुडिशियल सिस्टम, इवन की ओवल ओवर जो सिस्टम की बात करते हैं, ऑल ओवर जो सिस्टम है उसकी अगर बात करते हैं तो बहुत ही ट्रेडिशनल चीजें यहाँ हैं, इसीलिए ये सारी चीजें डिले भी होते हैं, जस्टिस भी। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में अब क्या हुआ कि जब कोरोना के टाइम पर कोर्ट की भी मजबूरी बन गई कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हियरिंग स्टार्ट किया है, बट वो बहुत कम संख्या में है। उसमें क्या है कि जो मैटर बहुत ही अर्जेंट है उनको सिर्फ कोर्ट सुनती है, उनको लिस्ट किया जा रहा है, बाकी मैटर्स को नहीं सुना जा रहा है। ये तो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग होती है तो प्रॉपर नेटवर्क होता है, प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाते हैं, आर्गुमेंट दोनों तरफ से होते हैं। बट लोअर कोर्ट में जब मैं अपने केसेस का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में था तो उसमें इजीली हो गया, लेकिन जब लोअर कोर्ट की बात आई तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो जज क्या कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पर आपकी बात सुन रहे हैं, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, सरकारी एडवोकेट, वो क्या बोल रहा है उसका आर्गुमेंट नहीं आया, और जज का कहना है कि हाँ ठीक है, आप जजमेंट देख लीजिएगा, ऑर्डर इवनिंग तक आ जाएगा। तो इस तरीके की हियरिंग जो कि मीनिंगलेस है। तो मुझे लगता है कि कोरोना ने एक इनको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन भी लोगों के पास से, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि वर्क तो करना ही है, वर्क को रोकना नहीं है। जिनके साथ क्राइम हुआ है उनको जस्टिस तो दिलाना ही है। तो फिर इनको प्रॉपर तरीके से चीजों को ठीक करके उसको प्रॉपर हियरिंग को करना चाहिए, जो कि अभी नहीं हो रही है। लेकिन एटलीस्ट मैं इस चीज से सेटिस्फाई हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर तरीके से ये चीजें होना स्टार्ट हुई हैं। अब अर्जेंट मैटर के अलावा भी जो सेमी अर्जेंट मैटर है उनको भी कोर्ट सुन रही है। तो और इसको मुझे लगता है कि कंप्लीट तरीके से पूरा जो है जुडिशियल सिस्टम ही, इसका जो डिजिटलीकरण हो जाएगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, पुलिस से लेकर के कोर्ट में हर लेवल पे। तो जो एविडेंसेस को टेम्पर किया जाता है, ये सारी चीजें नहीं होंगी, तो जस्टिस भी इजीली मिलेगा और प्रॉपर तरीके से लोग अपने घर में बैठ के भी वर्क कर सकते हैं। तो हमारे आखिरी सवाल में हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं देखिए, स्टूडेंट्स को मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप लोग जो पर्पज है मेन, अगर हम किसी ना किसी फैमिली से, किसी ना किसी के माध्यम से इस दुनिया में आए हैं, कोई ना कोई हमारा पेरेंट्स है और किसी ना किसी हम रिलेशन में हैं, लेकिन उसके अलावा भी रिलेशन बाहर के लोगों से बनाइए। हर कोई आपका अपना है। अगर कोई बहुत पावरफुल नहीं है, कोई बहुत सारी चीजों में फाइट नहीं कर सकता, जैसे निर्भया के पेरेंट्स को, मुझे लगता था, हमेशा सोचती थी कि अगर निर्भया की जगह मेरे पेरेंट्स होते और निर्भया की जगह मैं होती तो उनका कौन साथ देता। तो इस तरीके से लोगों का सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और दूसरा जो है कि आप जो भी डिसाइड करेंगे, आप अपने चॉइस का काम कीजिए, लेकिन ये मैं श्योर करती हूँ कि अगर आप डिसाइड कर लेंगे और बहुत ही सिंसियरली वर्क करेंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप उसको प्रूव कर सकते हैं। और ऐसे हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को यही कहूंगी, ऑल द बेस्ट, और अपने आप को दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की वेलफेयर के लिए अपने आप को प्रूव करिए कि आप दूसरों के लिए वेलफेयर कर रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम। आपसे बातचीत करना, इट वाज सच एन ऑनर एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड we need more women like you is all I can say. So thank you so much. थैंक यू सो मच साइसा, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
Thank you, ma'am. See you. Bye. Okay, bye.